देखो, हम बात कर रहे थे मनोविज्ञान की शुरुआत को लेकर के, किस तरह से मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि सबसे पहले जो है सुकरात के कुछ विचार आए, उसके बाद प्लेटो के विचार आए और अरस्तु के विचार आए। उन विचारों के बाद में आत्मा का अध्ययन रूपी विषय वस्तु शुरू हुई, और ये जो विषय वस्तु शुरू हुई, इसी विषय वस्तु के परिणाम स्वरूप एक ऐसा समय आया, ऐसा दौर आया कि लगभग 2000 वर्षों तक एक ही प्रकार की विषय वस्तु को पढ़ने के बाद उसमें एक नवाचार पैदा हुआ 1590 ईस्वी में, और रुडोल्फ गोएकले के द्वारा उसमें एक नए शब्द को जोड़ा गया, विषय वस्तु को एक नया नाम दिया गया और साइकोलॉजी के नाम से उसको जानना शुरू किया। साइकोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा का, और सबसे पहले इसको 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में लिखा गया। यहाँ तक हम बातचीत कर चुके थे। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए किस तरह से आत्मा का अध्ययन जो है उसमें बदलाव हुआ, और वर्तमान स्थिति में आते आते व्यवहार के अध्ययन के रूप में इसको हम जान पाए। इनको लेकर के हम इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 16वीं सदी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था 1596 ईस्वी में, और ये व्यक्ति 1650 ईस्वी तक इस संसार में रहा। लगभग 54 वर्ष की आयु काल में इस व्यक्ति ने एक ऐसी हलचल पैदा कर दी जिसकी वजह से आत्मा का अध्ययन अभिप्राय पहली बार बदला, और ये थे देकार्ते। ये भी यूनानी दार्शनिक थे। इस व्यक्ति ने क्या किया, दो विषयों के अंदर महारत हासिल की। एक तो ये बहुत बड़े भौतिक शास्त्र के विद्वान थे, तो भौतिकी के क्षेत्र में इनका बड़ा नाम था, और दर्शन में भी इनका एक बहुत बड़ा नाम था। यानी बहुत बड़े भौतिक शास्त्री थे और बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे। इनके मन में एक विचार आया कि दर्शन शास्त्र में जो आत्मा का अध्ययन किया जा रहा है, आत्मा का अध्ययन, यदि मैं इस आत्मा के अध्ययन को यहाँ से हटा कर के किस में जोड़ देता हूँ, भौतिक विज्ञान में जोड़ देता हूँ, तो इसका सम्मान बढ़ जाएगा। सम्मान क्यों बढ़ जाएगा, इसकी वजह देखिए। आपने देखा होगा साइंस का जो सम्मान है आज भी हमारे परिवेश में ज़्यादा है और पहले भी था। आज एक बालक जो है 10वीं पास करता है, और 10वीं पास करता वो 80% मार्क्स से, और एक करता 60% मार्क्स से। ये आगे चल कर के आर्ट्स के विषय चुन लेता है और ये साइंस के विषय चुन लेता है, तो लोग इसको ज़्यादा इंटेलिजेंट मानेंगे, ये ज़्यादा होशियार है, इसलिए इसने क्या पढ़ा है, साइंस पढ़ा है। इसका मतलब साइंस का जो सम्मान है, जो रेस्पेक्ट है, वो पहले भी था और आज भी है। ऐसी स्थिति में देकार्ते ने ये सोचा कि मैं अगर इस विषय वस्तु को भौतिकी में जोड़ दूंगा तो इसका सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन इनका ये विचार आना हुआ, इनके द्वारा भौतिकी में इसको जोड़ने का प्रयास शुरू हुआ, और कई प्रकार के सवाल पैदा होने लगे। जो सवाल पैदा हुए उनमें क्या था, सबसे पहले तो ये कहा गया कि आत्मा क्या है। पहले तो ये बताया जाए, जिसको आप जो है भौतिक विज्ञान में पढ़ाना चाहते हो उसको बताएं कि ये क्या है। दूसरा, इसका स्वरूप कैसा है, स्वरूप कैसा है। हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, ये भी ज़रूरी है कि हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, ये सब जानना ज़रूरी था। क्योंकि भौतिक विज्ञान में जिसको पढ़ा जाता है उसका अपना क्या होना ज़रूरी है, अस्तित्व होना ज़रूरी है, उसका भार होना ज़रूरी है, उसका मान होना ज़रूरी है, उसकी गति होना ज़रूरी है, और ये सब कुछ इसमें नहीं है। आत्मा एक दुरूह वस्तु है। दुरूह वस्तु का मतलब होता है अप्राप्य वस्तु, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, इस तरह की वस्तु है। और जब ये एक दुरूह वस्तु के रूप में है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें किसी भी सूरत में आत्मा के अध्ययन को भौतिक विज्ञान में नहीं करना चाहिए, और ऐसा संभव भी नहीं है। इस तरह का विचार जब आया,
तो देकार्ते के द्वारा दी गई विचारधारा जो भौतिक विज्ञान में इसको शामिल करना था वो तो खत्म हो ही गई, साथ में कई ऐसे दार्शनिक थे जो इनके खिलाफ खड़े हो गए। और इससे भी बड़ी बात ये थी, लोगों ने भी इस अभिप्राय को मानना बंद कर दिया कि जब आत्मा के रूप में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इसका मान नहीं है, कोई भार नहीं है, कोई गति नहीं है, तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। और ऐसी स्थिति में आत्मा का अध्ययन अभिप्राय था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। 17वीं सदी का वो दौर था शुरुआत का, जब आत्मा का अध्ययन अभिप्राय को लोगों ने मानना बंद कर दिया। लिखिए, ये बंद करो। देकार्ते जिनका आगे ब्रैकेट में लिखो 1596 से कहाँ जा रहा है, अरे उसको नहीं बंद करना, इसको करना है। एसी बंद नहीं करवा रहा। क्या लिखा, देकार्ते का टाइम लिखा 1596 से 1650। वो टीवी बंद करना है। 1596 से 1650 ईस्वी लिख लिया। यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने भौतिक विज्ञान व दर्शन शास्त्र में विशेष कार्य किया और दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु आत्मा का अध्ययन को भौतिक विज्ञान में जोड़ने का प्रयास किया। भौतिक विज्ञान में जोड़ने का प्रयास किया। भौतिक विज्ञान में जोड़ने का प्रयास किया, जिसका लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि भौतिक विज्ञान में जिस विषय वस्तु को पढ़ा जाता है भौतिक विज्ञान में जिस विषय वस्तु को पढ़ा जाता है उसका अपना कोई अस्तित्व, मान, भार या गति होती है। मान, भार या गति होती है, जबकि आत्मा में ये सब नहीं है। आत्मा में ये सब नहीं है। अब देखो, इनका विरोध करने वाले जो प्रमुख विद्वान थे उस समय वो कौन कौन थे? हॉब्स, लॉक, कांट,
स्पिनोजा ये उस ज़माने के प्रमुख दार्शनिक थे जिन्होंने देकार्ते के विचारों का विरोध किया था, और इन्हीं लोगों ने ये सारे सवाल भी खड़े किए थे जिन सवालों के कारण ये अभिप्राय क्या हो गया था, अमान्य हो गया था। तो स्टेप बदल कर लिखिए, 17वीं सदी के प्रमुख दार्शनिक 17वीं सदी के प्रमुख दार्शनिक हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा आदि ने देकार्ते का विरोध करते हुए कहा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कहाँ पाई जाती है, आत्मा कहाँ पाई जाती है, आत्मा कैसी है, आत्मा कैसी है। इन सभी सवालों का जवाब नहीं मिलने पर, इन सभी सवालों का जवाब नहीं मिलने पर, यह अभिप्राय अमान्य हो गया, यह अभिप्राय अमान्य हो गया। यानी कि आत्मा के अध्ययन के रूप में जो इसका अभिप्राय लगाया जाता था वो क्या हो गया, अमान्य हो गया। लोगों ने इस अभिप्राय को मानना बंद कर दिया। यहाँ पर नोट डालकर एक लाइन लिखो आप, रॉस ने कहा था आत्मा एक दुरूह वस्तु है, आत्मा एक दुरूह वस्तु है जिसे देखा, छुआ या महसूस नहीं किया जा सकता, अर्थात अप्राप्य वस्तु है, यानी जो कभी प्राप्त नहीं हो सकती, अप्राप्य वस्तु है। ठीक है। इसके बाद में देखो, जब ये स्थितियां बन गई, ये अभिप्राय लगभग अमान्य हो गया, तो फिर एक नए अभिप्राय के लिए विचारधारा शुरू हुई, और वो था मन का विज्ञान। देखिए, मन का विज्ञान अभिप्राय जो आया, ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में आया। मन या मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में ये अभिप्राय आया। और ये अभिप्राय कैसे आया, कब आया, इसको लेकर के कुछ सामान्य जानकारियां हमें रहे। सबसे पहले मित्रों, कांट नामक विद्वान थे। कौन थे? कांट नामक विद्वान थे, जिन्होंने पहली बार कहा था कि इस विषय वस्तु को यदि आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है
तो इस विषय वस्तु को मन के विज्ञान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। किस रूप में? मन के विज्ञान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, पहली बार किसने कहा था कि आत्मा का अध्ययन विषय वस्तु को क्या कहना चाहिए? मन का विज्ञान कहना चाहिए। तो पहली बार ये विचार दिया था कांट ने। आपको ये भी स्मरण रखना है कि मन का विज्ञान कहने के लिए कांट का विचार था, लेकिन दुनिया में पहली बार कौन सा विद्वान था जिसने मन शब्द का प्रयोग किया? तो वो था प्लेटो। प्लेटो दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आत्मा और मन शब्द दिए। उससे पहले न तो संसार में आत्मा शब्द था और न ही मन शब्द था। ये दोनों शब्द पहली बार देने का श्रेय किसको जाता है? प्लेटो को जाता है। प्लेटो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डिक्शनरी में एक नया शब्द दिया था, साइकी। क्या दिया था? जिसको हम आत्मा कहते हैं, और एक शब्द दिया था माइंड, जिसको हम क्या कहते हैं? मन कहते हैं। ये दो शब्द किसके द्वारा दिए गए हैं? प्लेटो के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से पहली बार अगर किसने इस शब्द को दिया तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लेटो। और इस विषय वस्तु के लिए इस अभिप्राय को लेकर पहली बार किसने कहा? तो कांट ने। जबकि ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि ये अभिप्राय जो प्रचलन में आया, उस प्रचलन में लाने का श्रेय इन दोनों को ही नहीं जाता है। प्रचलन में लाने का श्रेय जाता है पोम्पोनोजी को। ये पोम्पोनोजी जो थे ये इटली के दार्शनिक थे, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सही प्रकार से मन को परिभाषित किया, और इन्हीं की वजह से मन का विज्ञान के रूप में इस अभिप्राय को जाना गया। ठीक है ना? तो मन का विज्ञान के रूप में ये अभिप्राय 17वीं सदी में आया। 17वीं सदी में इस अभिप्राय को प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? पोम्पोनोजी को जाता है, जो इटली के दार्शनिक थे, और पहली बार इन्होंने मन ओब्लिक मस्तिष्क के रूप में इसको परिभाषित किया। लेकिन हमें यह भी स्मरण रखना है कि ये जो विचारधारा पैदा हुई या जो व्यवहार यहाँ पर पैदा हुआ, इस व्यवहार या विचारधारा के लिए सबसे पहले सूत्रपात करने का श्रेय प्लेटो और कांट को भी जाता है, जिनके द्वारा इन शब्दों का जन्म हुआ। ठीक है? अब ये जो अभिप्राय है, इसका समर्थन किसने किया? इस अभिप्राय का समर्थन करने वाले वे सभी विद्वान थे जिन्होंने आत्मा के अध्ययन का विरोध किया था, यानी हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा। जिन्होंने आत्मा के अध्ययन के अभिप्राय का विरोध किया, वे ही सब लोग थे जिन्होंने किसका समर्थन किया? मन का विज्ञान का समर्थन किया। लिखिए, मन का विज्ञान के रूप में, मन का विज्ञान के रूप में अभिप्राय, मन का विज्ञान के रूप में अभिप्राय 17वीं सदी में प्रस्तुत किया गया। 17वीं सदी में प्रस्तुत किया गया। 17वीं सदी में प्रस्तुत किया गया। स्टेप बदल कर लिखो। पहली बार कांट नामक विद्वान ने कहा था कि इस विषय वस्तु को मन का विज्ञान कहा जाना चाहिए। मन का विज्ञान कहा जाना चाहिए। जबकि मन शब्द का पहला प्रयोग ईस्वी पूर्व चौथी सदी में प्लेटो ने किया था। ईस्वी पूर्व चौथी सदी में प्लेटो ने किया था।
प्लेटो ने किया था। स्टेप बदल कर लिखो। व्यवस्थित रूप से मन ऑब्लिक मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में, मन ऑब्लिक मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में, मन ऑब्लिक मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में पारिभाषित करने का श्रेय इटली के दार्शनिक पोम्पोनोज़ी को जाता है। इटली के दार्शनिक पोम्पोनोज़ी को जाता है, जिन्होंने इटली के दार्शनिक पोम्पोनोज़ी को जाता है जिन्होंने इसे एक नए रूप में स्थापित किया, एक नए रूप में स्थापित किया। ठीक है, यहाँ पर तीन तरह से प्रश्न हो सकता है। आपको अगर पूछा जाता है कि मन ऑब्लिक मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को अभिप्राय देने का श्रेय किसको जाता है, तो पोम्पोनोज़ी को जाता है। अगर प्रश्न आता है कि पहली बार किसने कहा था कि इसको मन का विज्ञान कहा जाना चाहिए, तो फिर कांट होगा, है ना। दोनों में डिफरेंस है, प्रणेता अलग हैं और उसके विचार देने वाले अलग हैं। क्योंकि कांट ने केवल विचार दिया, बाकी इस क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने इस क्षेत्र में काम भी किया, इसको पारिभाषित भी किया। अब देखो, ये जो अभिप्राय है ये 17वीं सदी में आया और 17वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी के दौर तक ये प्रचलन में रहा। और 19वीं सदी में भी 19वीं सदी का जो मध्यकाल है, 19वीं सदी का मध्यकाल, उस समय तक ही ये प्रचलन में रहा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये समाप्त हो गया। इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही? सबसे पहले नंबर पर तो वजह ये रही कि एक सवाल खड़ा हुआ मन को लेकर के कि मन कितने होते हैं। सवाल खड़ा हुआ मन जो होते हैं वो कितने होते हैं, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर सवाल खड़ा हुआ मन व मस्तिष्क में क्या अंतर है, मन व मस्तिष्क में अंतर क्या है। ये भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि यहाँ पर इसको मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में पारिभाषित किया गया था। अगर हम हमारी भाषा के दृष्टिकोण से बात करें तो मन का मतलब हम लोग दिल से लगाते हैं और मस्तिष्क का मतलब हम लोग दिमाग से लगाते हैं, और दोनों अलग अलग है हमारी भाषा के अनुसार। तो मन अलग है और मस्तिष्क अलग है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें इन दोनों के लिए एक ही शब्द का उपयोग होता है, माइंड का। आप वहाँ मन की बात करेंगे तो भी माइंड होता है और मस्तिष्क की बात करेंगे तो भी माइंड होता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण में जब जाया गया या देखा गया तो पता चला कि ये दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। मन अलग है और मस्तिष्क अलग है। जबकि पोम्पोनोज़ी ने क्या किया, इन दोनों को एक ही बता दिया। फिर नया सवाल खड़ा हुआ कि मन कितने हैं। ऐसी स्थिति में उसका जवाब भी नहीं मिला, मन कितने हैं, तो फिर एक नया सवाल खड़ा हो गया। जब इसका जवाब मिला तो पता चला कि मन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 1 2 3 कितने होते हैं मन। अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग मन है, कोई 2 बता रहा, कोई 3 बता रहा, कोई 1 बता रहा। अगर हम हमारे परिवेश के अनुसार बात करें तो हमारे परिवेश में लोगों को ये कहते हुए आपने सुना होगा कि मैं तो एक मन का आदमी हूँ। इसका मतलब वो ऐसा व्यक्ति है जो केवल एक ही तरह की बात करता है। कुछ लोग ऐसे भी आपको कहते हुए सुनाई देंगे कि ऊपर के मन से बोल रहा है कि अंदर के मन से बोल रहा है, तो पता चला कि उसमें 2 मन हैं।
सिगमंड फ्राइड को लेकर के हम बात करें तो उसने कहा चेतन, अर्धचेतन और अचेतन 3 प्रकार की गतियां होती है मन की। तो उन्होंने 3 प्रकार की गतियां बता दी। ऐसी स्थिति में संशय पैदा हो गया कि मन कितने हैं, और इसीलिए ये अभिप्राय क्या हो गया, अमान्य हो गया। अगर हम केवल एक ही मन की बात करते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। 2 मन की बात करते हैं तो ये संभव है, क्योंकि मन की गतियां व्यक्ति में 2 तरह की होती है, एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। अंदर के मन से व्यक्ति केवल और केवल सत्य बोलता है, और बाहर के मन से केवल झूठ बोलता है। आज के इस ज़माने में, आज के इस दौर में, आज के समय में जितना झूठ बोलता है उससे बहुत कम सत्य बोलता है। ज़्यादातर बातें हम बाह्य मन से बोलते हैं, और बाह्य मन से बोली गई अधिकतर बातें झूठी होती है। हम लोग दैनिक जीवन के अंदर कितनी बार झूठ बोलते हैं, एक दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं, इसका प्रमाण इस बात से मिल जाता है कि हम छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा झूठ का आलम कहाँ तक है। आप किसी भी व्यक्ति को पूछोगे कि क्या हाल चाल है, तो क्या बताता है, बस ठीक है, बढ़िया, मज़े हो रहे हैं। जबकि इस संसार में किसी के मज़े नहीं है। इस संसार के अंदर एक भी व्यक्ति सुखी नहीं है। यहाँ इस संसार के अंदर हर व्यक्ति दुखी है। कोई अपने दुख से दुखी है तो कोई पराये के सुख से दुखी है, पर दुखी जरूर है। जबकि वो कहता क्या है, इसका मतलब झूठ बोल रहा कि नहीं बोल रहा है। और आप देखिए, किसी चलते हुए व्यक्ति को जो आपका जानकार हो, कहीं जा रहा हो, रास्ते में चल रहा हो, उसको अचानक पूछना भाई साहब क्या हो रहा है, तो बोलेगा कुछ नहीं हो रहा, जबकि वो चल रहा है। जबकि वो फिर भी बोलेगा कुछ नहीं हो रहा। तो बताइए झूठ बोल रहा कि नहीं बोल रहा। अस्पताल में कोई व्यक्ति है, बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, आप उससे मिलने जाओगे, उसको पूछोगे अब तबीयत कैसी, बोले अब ठीक हूँ। ठीक है तो पढ़ा क्यों है, काम कर। लेकिन वो ठीक नहीं है फिर भी बोल देता अब मैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि बाह्य मन से ज़्यादा बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं, है ना। 5 मिनट इंतजार कर, आधा घंटे में आएगा। कहते हैं ना कई बार, बस मैं आया 5 मिनट में। उसको खुद को पता है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से जाने में मुझे 30 मिनट लगेंगे, फिर भी बोलेगा 5 मिनट में आ रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है, अपने आप में झूठ है। हम लोग बाह्य मन से ज़्यादा बोलते हैं। हम पढ़ाई भी करते हैं तो बाह्य मन से ज़्यादा करते हैं, इसीलिए तो हम भूल जाते हैं। आंतरिक मन से पढ़ाई अगर कोई करता तो कभी नहीं भूलता है। बाह्य मन से पढ़ते हैं, किताब ले ली और बस इस किताब को बस पूरा मारना, रट्टा मारना एक बार आगे से पीछे तक, और फिर इसीलिए अगले दिन हम सब भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता हमने क्या पढ़ा था। क्लास में बैठे होते हैं, हमारा आधा से ज़्यादा मन जो है इधर उधर डोलता रहता है। क्लास के अंदर अपना मन प्रॉपर होता ही नहीं है। अगर क्लास में प्रॉपर मन रहे तो दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि हमें समझना ही तो होता है। और समझी हुई बातें जब मन से समझते हैं तो कभी हम भूल नहीं सकते। लेकिन हम क्लास के अंदर जब बैठते हैं उस समय हमारा मन समझने पर कम होता है, इधर उधर पर ज़्यादा होता है। और इधर उधर पर ज़्यादा होता है, इसका मतलब वो हमारा क्या है, बहन जी ये विधानसभा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना, अब नहीं बोलना। मेरी नज़रें हर स्टूडेंट पर रहती है। आप तो 150 स्टूडेंट है, 700 स्टूडेंट में मुझे पता लग जाता है कि कौन बात कर रहा है, और उसी को मैं खड़ा कर देता हूँ ना। बात नहीं करनी यहाँ पर, जब तक मैं हूँ तब तक मैं हूँ बस। और मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम मेरे से डर कर के पढ़ो या तुम मेरे से डरो। मेरा उद्देश्य है कि तुम्हारा एक एक मिनट काम आए। आपको पता, मैं 2 घंटे मेरी क्लास होती है तो 1 घंटा 59 मिनट काम करता हूँ। मैं 1 मिनट फालतू बात नहीं करता हूँ। समझ में आ रही है बात, क्योंकि मुझे मेरे कर्तव्य का पता है, मेरे उद्देश्य का पता है। तुम भी अपने कर्तव्य को, उद्देश्य को ध्यान में रख कर के बैठा करो यहाँ पर। तुम जिनके सपने लेकर के आए हो ना, वो तुम्हारे नहीं है। वो सपने तुम्हारे माँ बाप के हो सकते हैं, तुम्हारे बच्चों के हो सकते हैं, तुम्हारे उन लोगों के हो सकते हैं जो तुमसे जुड़े हुए हैं। जिस दिन इस बात का एहसास होगा ना, उस दिन ये बातें करना बंद कर दोगे। और जिस पड़ोसी से आप बातें करते हो वो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारा क्या, अपने माँ बाप का ही नहीं है, क्योंकि माँ बाप का होता तो तुमसे बात ही नहीं करता, पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखता। इसलिए तुम्हारा क्या होगा, समझ रहे ना। मैं बहुत सत्य बोलता हूँ, यथार्थ बोलता हूँ, इसलिए कड़वा बोलता हूँ। और कड़वा तो भाई कड़वा ही होगा, क्योंकि वो सच है। सच हमेशा क्या होता है, कड़वा होता है ना। तो ध्यान रखो इस बात का। 1 मिनट तुमने ख़राब किया, इसका दोष तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तुम नहीं बोलते तो मैं फालतू इधर उधर की बातें नहीं करता।
तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि मुख्य रूप से मन को लेकर के जब हम बात करते हैं तो ये स्थितियाँ बन कर के आती है कि हम बाह्य मन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, आंतरिक मन का कम करते हैं। जब बाह्य मन का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो सीधी सीधी बात है, हमारा पूरा ज्ञान क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मन का विज्ञान के रूप में हम पढ़ेंगे तो सही, लेकिन बाह्य मन को पढ़ लिया तो हमारा तो सारा ज्ञान ही असत्य हो गया, और असत्य ज्ञान हो गया, इसका मतलब फिर उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इस वजह से 19वीं सदी के मध्य में आते आते लोगों के मस्तिष्क में ये विचार आया कि आखिर ये मन कौन सा है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा एक सवाल, मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है, इसको लेकर के मन और मस्तिष्क में अंतर को लेकर के बात करें तो मन का अभिप्राय हम दिल से लगाते हैं और मस्तिष्क का दिमाग से लगाते हैं। दिल जो हमारा होता है वो चंचल होता है, दिमाग हमारा जो होता है वो स्थिर होता है। अब दोनों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, फिर दोनों को एक साथ हम कैसे मान सकते हैं, दोनों को एक अर्थ में कैसे जान सकते हैं। मन की चंचलता के कारण हम कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, कई बार हम जो है भावुकता में आ जाते हैं, कई बार हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमें कभी नहीं लेने चाहिए, जबकि मस्तिष्क हमें इनसे बचाता है। मस्तिष्क कभी हमें गलत निर्णय नहीं लेने देता है, मस्तिष्क हमें रोकता है। अचानक आपका कोई मित्र आपको बोलता है कि घूमने चल रहा है क्या, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है हाँ चलने की इच्छा तो है, लेकिन सोच के बताता हूँ। इच्छा किससे हो रही है उसकी, दिल से, लेकिन सोचेगा किससे, दिमाग से। तो दोनों में डिफरेंस है ना। फिर यहाँ पर एक कैसे मान लिया गया, तो ये भी एक समस्या थी जिसकी वजह से अभिप्राय क्या हो गया, समाप्त हो गया। लिखिए 19वीं सदी के मध्यकाल में, 19वीं सदी के मध्यकाल में मन ऑब्लिक मस्तिष्क का विज्ञान, मन ऑब्लिक मस्तिष्क का विज्ञान के अभिप्राय को लेकर कई प्रकार के सवाल पैदा होने लगे और यह अभिप्राय अमान्य होने लगा। विशेष रूप से मन व मस्तिष्क में क्या अंतर है, मन व मस्तिष्क में क्या अंतर है, मन कितने होते हैं, मन की गतियाँ क्या है, आदि, मन की गतियाँ क्या है आदि सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं होने पर यह अभिप्राय भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद में जो नया अभिप्राय आया, ये नया अभिप्राय क्या था और कैसे आया। देखो यहाँ पर दो विद्वानों के कार्य हैं 19वीं सदी के।
इन दो विद्वानों के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनके परिणाम स्वरूप नया अभिप्राय आया। एक तो 1879 में 1879 ईस्वी के अंदर एक जर्मनी के विद्वान थे जिनको हम विलियम वुंट के नाम से जानते हैं। ये विलियम वुंट जो थे, इन्होंने क्या किया, 1879 में जर्मनी में एक जगह का नाम है लिपजिंग। इस लिपजिंग नामक स्थान पर एक विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय में इन्होंने पहली बार क्या किया, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की और इनके द्वारा जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई, ये पहली सफल प्रयोगशाला थी, पहली सफल प्रयोगशाला। वैसे इससे पहले भी 1833 में अमेरिका में इस तरह की प्रयोगशाला बनी, उसके बाद भी विभिन्न स्थानों पर बनी, लेकिन सफल प्रयोगशाला जो पहली बार बनाई गई वो किसके द्वारा बनाई गई, विलियम वुंट के द्वारा। और इस व्यक्ति ने इस प्रयोगशाला की स्थापना के साथ ही एक विचार दिया संरचनावाद का, और ये संरचनावाद एक संप्रदाय बना मनोविज्ञान में। जो मनोविज्ञान का वर्तमान में प्रचलित जो संप्रदाय है उनमें पुराना संप्रदाय है, यानी इसके बाद सब संप्रदाय बने हैं। सबसे पहले कौन सा बना, संरचनावाद, और संरचनावाद संप्रदाय को देने का श्रेय किसको जाता, वुंट को। विलियम वुंट ने ये जो संप्रदाय दिया, इस संप्रदाय को देते हुए उन्होंने कहा कि चेतन रूप से जो व्यक्ति के द्वारा मन में संगठन होता है, उस संगठन के आधार पर व्यक्ति कार्य करता है। और ये संगठन जो है उसको इन्होंने किस रूप में माना, संरचनावाद के रूप में। जैसे कि व्यक्ति चिंतन करता है, व्यक्ति तर्क करता है, व्यक्ति विश्लेषण करता है, ये सब कुछ क्या है, ये मानसिक क्रियाएं हैं। और ये सब मानसिक क्रियाएं किस रूप में होती है, एक संगठनात्मक रूप में होती है। उसी संगठनात्मक रूप को इन्होंने क्या कहा, संरचनावाद कहा। और इसके आधार पर जो परिस्थितियां व्यक्ति में पैदा होती है उसको चेतन रूप इन्होंने माना। इसी के आधार पर इनके द्वारा विचार दिया गया कि जहाँ चेतना है वहाँ पर जीवन है, यानी चेतना है तो वहाँ क्या रहता है, जीवन रहता है। ये विचार इन्होंने दिया। इनके शिष्य थे टिश्नर, उन्होंने इनका सहयोग किया और टिश्नर भी संरचनावाद के प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाने गए। तो एक तो कार्य ये हुआ, ये जर्मनी में हुआ सारा का सारा। इसकी वजह से एक नए अभिप्राय की शुरुआत होने लगी चेतना के विज्ञान के रूप में, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने संप्रदाय में चेतन या चेतना शब्द का उपयोग किया। लिखो, 19वीं सदी में जर्मनी के विद्वान 19वीं सदी में जर्मनी के विद्वान विलियम वुंट ने जर्मनी के विद्वान विलियम वुंट ने लिपजिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में लिपजिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली सफल प्रयोगशाला स्थापित की। मनोविज्ञान की पहली सफल प्रयोगशाला स्थापित की।
और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए। स्थापित की और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए। इन्होंने 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में प्रयोगशाला की स्थापना के साथ ही संरचनावाद संप्रदाय का विचार दिया। संरचनावाद संप्रदाय का विचार दिया। संरचनावाद संप्रदाय का विचार दिया, जिसमें इन्होंने मानसिक क्रियाओं की संरचना के संगठन के आधार पर चेतन/चेतना शब्द का उपयोग किया। चेतन/चेतना शब्द का प्रयोग किया। स्टेप बदल कर लिखो। इनके इस कार्य में टिचनर नामक मनोवैज्ञानिक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसके बाद में देखिए, इसी सदी में 1890 ईस्वी के समय अमेरिका में एक विद्वान थे विलियम जेम्स। ये अमेरिका में विद्वान जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने 1890 ईस्वी में क्या किया, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को अलग किया। पहले हम इस विषय वस्तु को किस में पढ़ रहे थे, दर्शन शास्त्र में पढ़ रहे थे। पहली बार जो है विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को अलग किया। इनके द्वारा इस विषय वस्तु को जब अलग किया गया और उसके बाद में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बना, मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बना, और ये स्वतंत्र विषय बनाने में इनका योगदान था, इसलिए इनको जो है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। एक और, अमेरिका में इससे पहले मनोविज्ञान इस स्वरूप में नहीं था। जर्मनी में मनोविज्ञान था, इसके अलावा जो है ऑस्ट्रिया में मनोविज्ञान था, रूस में मनोविज्ञान था, इंग्लैंड में मनोविज्ञान था, लेकिन अमेरिका में मनोविज्ञान का कोई वर्चस्व नहीं था। आज की तारीख में जितना मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं उसमें लगभग 70% मनोविज्ञान केवल अमेरिकी लोगों का है, लेकिन इस काल तक 1890 से पहले तक अमेरिका में मनोविज्ञान का कोई भी स्वरूप नहीं था। इसी व्यक्ति ने पहली बार अमेरिका में मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया, इसलिए इसको अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी इस व्यक्ति को कहा जाता है। इसके बाद में देखिए, इस व्यक्ति के द्वारा दूसरा जो बड़ा कार्य किया गया वो क्या किया गया, इस व्यक्ति ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर के एक संप्रदाय शुरू किया, प्रकार्यवाद संप्रदाय।
प्रकार्यवाद संप्रदाय। मनोविज्ञान में एक संप्रदाय है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद संप्रदाय को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को। ये प्रकार्यवाद संप्रदाय है, इसी संप्रदाय को हम प्रयोजनवाद भी कहते हैं, प्रयोजनवाद संप्रदाय। और प्रयोजनवाद संप्रदाय जो है इसमें बड़ा नाम है जॉन डीवी का। जॉन डीवी जो थे अमेरिकी विद्वान, ये इसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे और जॉन डीवी ने इसी संप्रदाय में आए प्रयोजन शब्द के आधार पर प्रायोजना का विचार दिया था। और वर्तमान में एक प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि जो हम काम में लेते हैं, वो इन्हीं के शिष्य किलपैट्रिक के द्वारा शिक्षा में स्थापित की गई थी। उसमें हम पढ़ते हैं कि पहली बार प्रायोजना शब्द का विचार किसने दिया था? तो ये जॉन डीवी ने दिया था। कौन से संप्रदाय में? प्रकार्यवाद या प्रयोजनवाद संप्रदाय में। इस संप्रदाय में जॉन डीवी और विलियम जेम्स दोनों ने मिलकर के एक विचार दिया कि व्यक्ति जो काम करता है उसमें चेतन जो स्थिति होती है इसके क्रिया रूप में होने पर काम करता है। व्यक्ति चेतन में हो और चेतना का क्रिया रूप होता है तब व्यक्ति उस कार्य को करता, अन्यथा उस कार्य को नहीं करेगा। कोई भी काम करते समय हमारी चेतन स्थिति जो होती है वो क्रियात्मक होती है। ये पहली बार विचार दिया और इसीलिए इन्होंने चेतना के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर प्रकार्यवाद या प्रयोजनवाद संप्रदाय दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को किसी उद्देश्य की दिशा में, किसी प्रयोजन की दिशा में करता है। इस तरह का विचार इनके द्वारा दिया गया, जिसकी वजह से एक नया स्लोगन शुरू हुआ और वो था चेतना ही जीवन है, चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है, जीवन ही चेतना है। ये इस संप्रदाय ने जो है एक नया विचार दे दिया जो किससे मैच कर रहा है? विलियम वुंट के विचारों से मैच कर रहा है। इस प्रकार से इन्हीं विचारों के आधार पर एक नया अभिप्राय शुरू हो गया, चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन। और मनोविज्ञान की विषय वस्तु को इन दोनों लोगों के कार्यों से क्या कहा जाने लगा? चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन कहा जाने लगा। लिखिए, 1890 ईस्वी में 1890 ईस्वी में अमेरिकी दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र को विशेष रूप से पढ़ते हुए उसकी विषय वस्तु में से मनोविज्ञान को अलग विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया, अलग विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया। और इसके लिए इन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी
साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाए। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाए। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाए। इन्हीं के कार्यों से अमेरिका में एक व्यवस्थित मनोविज्ञान शुरू हुआ। इन्हीं के कार्यों से अमेरिका में एक व्यवस्थित मनोविज्ञान शुरू हुआ। इसलिए इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। इसलिए इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। स्टेप बदल कर लिखिए। इनके द्वारा स्थापित प्रकार्यवाद ऑब्लिक प्रयोजनवाद संप्रदाय में चेतना के क्रियात्मक रूप को महत्व दिया। इससे बदल कर लिखो। विलियम वुंट एवं विलियम जेम्स के कार्यों से जो नए विचार पैदा हुए उनके अनुसार माना गया कि चेतना ही जीवन है। जीवन ही चेतना है। और इसी आधार पर मनोविज्ञान का नया अभिप्राय चेतना का विज्ञान के रूप में प्रचलन में आ गया। इस अभिप्राय का समर्थन करने वाले
विलियम टिश्नर, विलियम वाइव्स, जेम्स सली, चैडविक आदि थे। समर्थन करने वालों में विलियम टिश्नर, विलियम वाइव्स, जेम्स सली, चैडविक आदि थे। अब देखो, ये जो अभिप्राय था ये सबसे कम समय प्रचलित रहा, ये सबसे कम समय प्रचलित रहा। व्यवस्थित तरीके से 1890 के बाद में विशेष रूप से प्रसारित हुआ और लगभग 1913 आते आते ये पूर्णतः समाप्त हो गया और नया अभिप्राय शुरू हो गया, व्यवहार का विज्ञान या अध्ययन। ये कैसे समाप्त हुआ और किस प्रकार से नया अभिप्राय आया, उनके कारणों को जानने से पहले नोट डालकर एक लाइन लिखिए। लिखिए, वर्तमान में ज़्यादातर विद्वान विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार विलियम वुंट को भी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर विद्वान इस मत से सहमत हैं कि जिसने दर्शन शास्त्र से अलग किया वही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक होगा, लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से हुई, इसलिए उसके जनक कौन है? विलियम वुंट है। अब परीक्षा में दोनों में से कोई एक नाम आता तो आपको वो करना है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहलाता है या कहलाते हैं, उसके अंदर एक आ जाए विलियम जेम्स और बाकी तीन कुछ भी आ जाए तो वो करना है। केवल विलियम वुंट आए, विलियम जेम्स का नाम ही नहीं आए तो विलियम वुंट करना है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, दो दो नाम दे दिए जाएं, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली, विलियम जेम्स, इस तरह से भी वो नाम दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों नाम जहाँ पर आए जेम्स और वुंट का वो करना है, और अलग अलग विकल्प में दोनों आ जाएं। मान लीजिए एक विकल्प में जेम्स आ गया, दूसरे में वुंट आ गया, ए में जेम्स दे दिया, बी में वुंट दे दिया, तो फिर आपको विलियम जेम्स करके आना है। क्या करना है? विलियम जेम्स, क्योंकि जब ये दोनों साथ देंगे तो ज़्यादातर विद्वानों के अनुसार विलियम जेम्स हैं, तो वही सही माना जाएगा या प्रश्न डिलीट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आप लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता किसको देनी है? विलियम जेम्स को देनी है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, ये चेतना का विज्ञान अभिप्राय ये क्यों समाप्त हुआ, इसके रीज़न क्या है, इसके समाप्ति के कारण क्या है। देखो, कोई भी किसी भी प्रकार का जो अभिप्राय है उसके समापन के कोई न कोई कारण जरूर रहे हैं, किसी न किसी वजह से वो अर्थ जो है ख़त्म हुआ है। पहले हम बात कर रहे थे कुछ सवाल पैदा हुए आत्मा को लेकर के तो अर्थ खत्म हुआ, फिर मन और मस्तिष्क को लेकर के सवाल पैदा हुए तो खत्म हुआ। तो यहाँ भी कोई न कोई कारण रहा होगा। तो यहाँ दो बड़े कारण रहे,
एक यहाँ पर जो है एक विचार आया था सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड ने क्या किया, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। और ये मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत दिया, इस मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में इन्होंने क्या किया, चेतना की 3 अवस्थाएं बता दी। चेतना की कितनी अवस्थाएं बता दी, 3 अवस्थाएं बता दी। चेतन, अर्धचेतन, अर्धचेतन और अचेतन। यानी कि इन्होंने कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, इस तरह से 3 अलग अलग विचार दे दिए। तो समस्या खड़ी हो गई कि हम चेतना का अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कौन सी वाली चेतना का कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर। सेकेंड नंबर पर संशय पैदा ये हुआ कि यहाँ पर ये सब समर्थक लोग और विलियम जेम्स वुंट सब ये मानते थे कि चेतना जो है उसका जो क्रियात्मक रूप होता है उसका ही विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान को इन्होंने, चेतन स्थिति को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना। लेकिन यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने जस्ट अपोजिट कह दिया कि चेतन तो मात्र 10% होता है, बाकी ये दोनों मिलकर के जो होते हैं वो 90% होते हैं। और उसमें भी ये तो लगभग शून्य होता है, ज़्यादातर क्या होता है, अचेतन ही होता है, और यही मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। अब दोनों में डिफरेंस हो गया। यहाँ पर ये लोग तो मान रहे हैं कि चेतन स्थिति मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, क्योंकि विलियम वुंट ने भी कहा था ना, मस्तिष्क में होने वाली जो मानसिक क्रियाएं होती है उनका चेतन संगठन जो है इसकी विषय वस्तु है। तो ये बात गलत हो गई, इन्होंने कहा कि ये तो अचेतन विषय वस्तु होती है। उसके बाद में ये विचार चल ही रहा था, और फिर उसी दौर के अंदर एक संप्रदाय आ गया, प्रेरकीय संप्रदाय। और प्रेरकीय संप्रदाय जो मनोविज्ञान में आया, इस संप्रदाय को देने का श्रेय किसको जाता है, हैं? विलियम मैकडूगल को। मैकडूगल ने यह संप्रदाय दिया था, और मैकडूगल इंग्लैंड के विद्वान थे। इन्होंने ये प्रेरकीय संप्रदाय दिया। इस प्रेरकीय संप्रदाय में 1905 ईस्वी के समय इन्होंने एक नया विचार दिया, और वो विचार ये था कि मनोविज्ञान को लोग चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं, ये मनोविज्ञान के लिए दुर्भाग्य की बात है। क्या कहा इन्होंने कि लोग मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं, ये मनोविज्ञान के लिए क्या है, दुर्भाग्य की बात है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द आउटलाइन साइकोलॉजी। उस पुस्तक में इन्होंने क्या किया, उस पुस्तक में इन्होंने एक कोटेशन दिया कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूं कि लोग इसको चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। इसका मतलब इनके अनुसार चेतना शब्द एक अच्छा शब्द नहीं है, चेतना बुरा शब्द है, और इस बुरे शब्द का उपयोग यहाँ पर किया गया इसके अभिप्राय के रूप में, तो इन्होंने इसको गलत ठहराया। ऐसे ये 2 ऐसे विचार थे, 2 ऐसे कारण बने जिनकी वजह से चेतना का विज्ञान अभिप्राय क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो लिखिए, चेतना का विज्ञान अभिप्राय, चेतना का विज्ञान अभिप्राय सबसे कम समय तक प्रचलित रहा। चेतना का विज्ञान अभिप्राय सबसे कम समय तक प्रचलित रहा। सबसे कम समय तक प्रचलित रहा और निम्न 2 कारणों से समाप्त हो गया। निम्न 2 कारणों से समाप्त हो गया। फर्स्ट नंबर पर लिखो, ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है ना, ऑस्ट्रिया के वियना निवासी एवं मनोचिकित्सक सिगमंड फ्राइड ने
मनोचिकित्सक सिगमंड फ्राइड ने 1900 ईस्वी में 1900 का मतलब 1900 होता है, ईस्वी में मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय दिया। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय दिया जिसमें मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय दिया जिसमें चेतना के तीन रूप क्रमशः चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन के रूप में वर्णित किए तथा कहा कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु अचेतन से संबंधित होती है। दूसरे नंबर पर लिखो 1905 ईस्वी में इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने प्रेरकीय संप्रदाय दिया जिसमें इन्होंने मानव को प्रेरक जीव कहा तथा इसी समय इन्होंने द आउटलाइन साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी और उसी पुस्तक में लिखा कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूँ
मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। लोग इसे चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। परिभाषित करते हैं। स्टेप बदल कर लिखो। इन दोनों कारणों से मनोविज्ञान का अभिप्राय चेतना का विज्ञान के रूप में मानना लोगों ने बंद कर दिया। विज्ञान के रूप में मानना लोगों ने बंद कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये अभिप्राय भी समाप्त हो गया और अब बारी है उस अभिप्राय की जो आज भी प्रचलित है। मनोविज्ञान का वर्तमान अभिप्राय व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का अध्ययन है। ये अभिप्राय किस प्रकार से आया और किस व्यक्ति के द्वारा ये अभिप्राय दिया गया? तो जब मनोविज्ञान के अब तक के आए हुए अभिप्राय सभी जो है समाप्त हो गए थे और 1905 से लेकर के 1913 ईस्वी के बीच लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मनोविज्ञान का आखिर अभिप्राय क्या होना चाहिए, तो 1905 से लेकर 1913 तक अलग अलग लोगों ने अपने अपने प्रयास किए, लेकिन कोई भी प्रयास ऐसा नहीं था जो सफलतम प्रयास रहा हो। पहली बार जो सफलतम प्रयास किया गया वो 1913 ईस्वी में किया गया और 1913 ईस्वी में ये प्रयास करने का श्रेय जाता जे.बी. वॉटसन को। जे.बी. वॉटसन जो थे ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि इस विषय वस्तु को व्यवहार का विज्ञान कहना चाहिए। व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान, व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान कहा जाना चाहिए। यहाँ पर जो है ये जे.बी. वॉटसन के द्वारा विचार दिया गया और इस विचार के साथ ही इन्होंने क्या किया, व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना की। व्यवहारवाद संप्रदाय, ये व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जे.बी. वॉटसन के द्वारा। जे.बी. वॉटसन ने व्यवहारवाद संप्रदाय को स्थापित किया और इस व्यवहारवाद संप्रदाय को स्थापित करते हुए इन्होंने कहा कि ये जो विषय वस्तु है इसको हमें व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान कहना चाहिए। इनके द्वारा जब ये विचार दिए गए तो इन विचारों से काफ़ी लोग सहमत नहीं हुए। प्रारंभिक दौर की यदि हम बात करें तो लगभग 20 वर्षों तक ये हालात रहे कि लोग इस अर्थ को मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। बहुत सारे विद्वान इस अर्थ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे गेस्टाल्टवादियों ने प्रारंभ में इस अर्थ को नहीं माना, इसका खंडन किया, लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे धीरे धीरे इनके समर्थन में आने लगे और एक दिन ऐसा आया 1950 के बाद की स्थिति ऐसी बनी कि संपूर्ण रूप से मनोविज्ञान पूरी दुनिया में केवल किसके रूप में जाना जाने लगा? व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान या अध्ययन के रूप में, और आज सब जगह इसी अभिप्राय के रूप में इसको हम जानते हैं। तो ये अभिप्राय किसके द्वारा दिया गया? जे.बी. वॉटसन के द्वारा। जे.बी. वॉटसन ने इस दौर में एकदम युवा होते हुए भी, ये आपको ध्यान रहे कि जे.बी. वॉटसन उस ज़माने के मनोवैज्ञानिकों में सबसे युवा थे जब ये अभिप्राय इन्होंने दिया था। युवा होते हुए भी इन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से ये अमेरिकी मनोविज्ञान में एक बहुत बड़े स्टार बने। सबसे पहले नंबर पर ये अभिप्राय देने के बाद जब लोगों ने इनसे और कई प्रकार के सवाल जवाब किए तो इन्होंने पावलोव के सिद्धांत के आधार पर अपने ही बेटे अल्बर्ट पर
जो 11 माह का था, उस पर कई तरह के प्रयोग किए और कई तरह के प्रयोग करके व्यवहारवाद को इन्होंने प्रमाणित किया। दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा, जब लोग इनकी बात को नहीं मान रहे थे उस समय, कि व्यवहारवाद में वो दम है, व्यवहारवाद के अंदर जो है वो शक्ति है कि ये कुछ भी कर सकता है, किसी भी प्रकार के बदलाव को आपके सामने ला सकता है। और तभी इन्होंने कहा था कि मुझे 1 दर्जन बालक दे दिए जाएं तो मैं उन बालकों को कुछ भी बना सकता हूं। 1 दर्जन बालकों में से मैं एक को डॉक्टर बना सकता हूं, एक को इंजीनियर बना सकता हूं, एक को शिक्षक बना सकता हूं, एक को मैं चोर बना सकता हूं, एक को डाकू बना सकता हूं, कुछ भी बना सकता हूं। अगर मुझे 1 दर्जन बालक देंगे तो मैं उनको 1 दर्जन प्रकार के व्यवहार सिखा दूंगा। ये इन्होंने अपने व्यवहारवाद की शक्ति बताते हुए कहा था। इसीलिए कई बार पूछा जाता है किसने कहा था तुम मुझे एक बालक दो मैं उसे कुछ भी बना दूंगा, तो ये किसने कहा था? जे.बी. वॉटसन ने। जे.बी. वॉटसन का जो कार्य था 20वीं सदी के प्रारंभ में, वो अमेरिका के जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, जिनके नाम आज हम बहुत सम्मान से लेते हैं, चाहे वो थॉर्नडाइक है, चाहे वो हल है, कोहलबर्ग है, स्किनर है, इन सभी विद्वानों ने अपने जो कार्य किए वो बाद में प्रचलन में आए। उससे पहले यदि मनोविज्ञान में कोई बहुत बड़ा स्टार बना तो कौन बना? जे.बी. वॉटसन। इसीलिए कहा जाता है जे.बी. वॉटसन को 20वीं सदी का अमेरिकी मनोविज्ञान का चमकता सितारा। प्रश्न आया हुआ परीक्षा में कि किस मनोविज्ञानी को 20वीं सदी का मनोविज्ञान का चमकता सितारा कहते हैं, तो किसको कहते हैं? जे.बी. वॉटसन को कहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक नया अभिप्राय दिया गया था। तो यहाँ पर लिखिए आप, 20वीं सदी के प्रारंभिक दिनों में, 20वीं सदी के प्रारंभिक दिनों में जब चेतना का विज्ञान अभिप्राय समाप्त हुआ, तो अमेरिकी विद्वान जे.बी. वॉटसन ने जे.बी. वॉटसन ने 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना की। व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना की एवं इस विषय वस्तु को व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान, इस विषय वस्तु को व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। इसलिए वर्तमान में प्रचलित अभिप्राय देने का श्रेय इन्हें जाता है। नेक्स्ट लिखिए, जे.बी. वॉटसन ने
व्यवहारवाद का विचार देते हुए कहा था, व्यवहारवाद का विचार देते हुए कहा था यदि मुझे 1 दर्जन बालक दे दिए जाएं, यदि मुझे 1 दर्जन बालक दे दिए जाएं, तो मैं उन्हें शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू आदि कुछ भी बना सकता हूँ। चोर, डाकू आदि कुछ भी बना सकता हूँ। बना सकता हूँ। स्टेप बदल कर लिखो। जेबी वॉटसन को इनके कार्यों के कारण, जेबी वॉटसन को इनके कार्यों के कारण 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, इनके द्वारा जो मनोविज्ञान का नया अभिप्राय दिया गया व्यवहार के अध्ययन के रूप में, इसको उस ज़माने के लगभग सभी मनोवैज्ञानिकों में से गेस्टाल्टवादियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी ने समर्थन दिया। इनके समर्थन देने वाले विद्वानों में वे सभी विद्वान शामिल थे जो बाद में व्यवहारवाद की विचारधारा को लेकर के मनोविज्ञान में किसी न किसी काम को आगे बढ़ाया। विशेष रूप से मैकडूगल जो थे, जिन्होंने चेतना के विज्ञान के अभिप्राय का विरोध किया था, वो इनके समर्थक थे। इसके अलावा मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद के सिद्धांत देने वाले जितने भी हैं, चाहे वो थॉर्नडाइक है, हल है, स्किनर है, एडविन गुथरी है, ये सब विद्वान इनके सिद्धांत के, इनके विचारों के या इस अभिप्राय के समर्थक बने। इसके अलावा बोरिंग है, लेगफील्ड है, वेल्ड है, मन है, ये भी वो विद्वान थे, उस ज़माने के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्य किया, वो भी इनके समर्थक बने। तो कुल मिलाकर के 1950 आते आते मनोविज्ञान का एक स्थायी अभिप्राय प्रचलन में आ गया, जिसको हम किस रूप में जानते हैं? व्यवहार का विज्ञान या अध्ययन के रूप में जानते हैं। तो अगली लाइन आप लिखिए, इनके इस विचार को स्थायी होने में, इनके इस विचार को स्थायी होने में कुछ समय लगा, स्थायी होने में कुछ समय लगा, लेकिन थॉर्नडाइक, मैकडूगल, स्किनर, मन, बोरिंग, हल, लेगफील्ड, वेल्ड, गुथरी,
क्रॉ एंड क्रो, कॉल्सनिक, मर्फी, आदि ने समर्थन दिया। आदि ने समर्थन दिया। ठीक है, इससे आगे कल बात करेंगे।